इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को पढ़ रहे थे। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में आपने ये पढ़ लिया था कि वैरायटी को इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता था। हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए थे वैरायटी इम्प्रूवमेंट के। उसके बाद हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वैरायटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 फैक्टर्स मैंने आपको लिखवा दिए थे, मैं सारे फैक्टर्स फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपने 3 फैक्टर्स लिखिए, तो उसके बाद 2 फैक्टर्स और लिखिए। फिर हम लोग चलेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग जो लिख रहे थे दैट इज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट लिखे थे, उसमें हमने एक पहला फैक्टर लिखा था हायर ईल्ड, दूसरा फैक्टर हमने लिखा था इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तीसरा हमने लिखा था बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, फोर्थ हमने लिखा था चेंज in maturity duration, change in maturity duration। फिफ्थ लिख लीजिए बेटा वाटर एडेप्टेबिलिटी, वाटर एडेप्टेबिलिटी, वाटर एडेप्टेबिलिटी। और नेक्स्ट लिख लीजिए, सिक्स्थ लिख लीजिए desired agronomic characteristics, desired agronomic characteristics। जैसे कि गुड ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, गुड ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्रॉप ग्रोज इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे बेटा, 4 पॉइंट लिखे थे, 2 पॉइंट और लिखिए उसके आगे। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट और लिखिए बेटा। चारों ये पॉइंट्स वो हैं जो कि वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए, पर वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे हायर ईल्ड हम जानते हैं, हायर ईल्ड का मतलब है नंबर ऑफ पॉड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ पॉड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पॉड ज़्यादा होंगी यानी कि हायर ईल्ड। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ हायर ईल्ड। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ये हुआ, क्वालिटी आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी क्रॉप के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रोटीन हो जाए, या किसी के अंदर प्रोटीन है तो हम चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और हो उस क्रॉप के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए। तो साइंटिस्ट इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसमें तो जीन्स को चेंज करके हम कोई भी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, थर्ड वाला जो है बायोटिक मतलब बायोटिक से रेजिस्टेंस, बायोटिक मीन्स जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, है ना, या कोई भी वीड हैं, वीड आपको वगैरह बताएंगे आगे वीडिसाइड्स और वीड्स क्या होते हैं। तो बायोटिक का मतलब अभी आप समझिए कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे रेजिस्टेंस होना चाहिए किसी भी क्रॉप के अंदर, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स के डाले बिना ही वो रेजिस्टेंस हो जाए, ऐसी क्रॉप होनी चाहिए। एबायोटिक रेजिस्टेंस आप जानते हैं, एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके लिए उस क्रॉप के अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ वाला चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अगर कोई प्लांट जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब प्लांट्स में पॉड आना शुरू हो जाते हैं, जब प्लांट्स में फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा समझिए आप कि जब प्लांट्स में फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं तब कहते हैं कि प्लांट मैच्योर हो गया।
समझ लो बेटा, बिकॉज फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, बिकॉज फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसे ही प्लांट के अंदर फ्लावर दिखाई देना शुरू होते हैं हम लोग समझ जाते हैं कि ये इस प्लांट का मैच्योरिटी पीरियड है। क्यों? क्योंकि फ्लावर बनेगा तो उससे फ्रूट बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्लांट, अगर किसी प्लांट में मान लीजिए कि आपने प्लांट को उगाया, बीज को बोआ आपने ना, सोइंग करी, सॉइल में आपने बीज को सोइंग करी, तो सॉइल में जब आपने बीज को सोइंग करी तो उसके बाद में वो उसका जर्मिनेशन होगा सॉइल के अंदर, फिर वो एक छोटा सा प्लांट बनाएगा, फिर छोटा सा प्लांट बनाएगा तो उस वो प्लांट बड़ा होगा, फिर उसमें बर्ड्स आएंगी, छोटी छोटी कलियाँ आएंगी, फिर उससे फ्लावर। तो उसमें 4 महीने निकल गए, सपोज 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए सपोज। हम चाहते हैं कि किसी भी फ्लावर जो हमने पॉट लगाई है उसमें फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी हो, वो भी किया जा सकता है सिर्फ इस मेथड से। क्रॉप जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है जो कि हम पढ़ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं हम लोग या जो भी है, उनसे किया जा सकता है। तो वो मतलब है कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज करते हैं। हम चाहे तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं, हम चाहे तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। वाटर एडेप्टेबिलिटी, वाटर एडेप्टेबिलिटी यानी क्रॉप ग्रोज इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। वाटर एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्रॉप ऐसी होनी चाहिए, क्रॉप ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर वाटर एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि किसी भी तरीके के पानी में वो ग्रो कर सके क्रॉप। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रोनॉमिक का मतलब है एग्रीकल्चर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक यानी खेती करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए उस प्लांट की और प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप के अंदर हो। फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वैरायटी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, व्हाट आर द फैक्टर्स which we desired for the crop improvement, तो these are the factors, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रॉप में होने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक। चलिए अब हम लोग क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात चलते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, दोनों में अंतर समझिएगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी हमने इससे पहले जो अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। आपको मैंने बताया था ना कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हमने क्या पढ़ा? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हमने पढ़ा कि किसी भी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन से किया जा सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा सकती हैं, ऑल दिस, ठीक है। तो हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट पढ़ लिया। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे फूड रिसोर्सेज वाला, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। यानी अब प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि क्वान्टिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो भाई मैन्योर्स को यूज़ करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ेगा, इन ऑल दिस, ठीक। अब हम लोग सेकंड वाला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। आपको मालूम है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, खाद डालनी पड़ेगी, अच्छी से अच्छी खाद डालनी पड़ेगी, प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, प्रॉपर वाटर डालना पड़ेगा, बराबर ये देख रेख करनी पड़ेगी कि कहीं इस क्रॉप में ये वाला न्यूट्रिएंट तो नहीं कम हो गया, कहीं इसमें ये तो न्यूट्रिएंट्स कमी हो गया। तो एक्चुअली हमको इसमें यही पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें यही पढ़ना है कि हम किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है।
क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब किसी भी क्रॉप या किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, सल्फर है, फॉस्फेट है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारे क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब हमें ये देखना है कि प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो देखो बेटा, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो यानी लार्ज, माइक्रो यानी स्मॉल। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ओके। चलिए बात करेंगे आगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाले न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कम क्वांटिटी में चाहिए तो हम लोग उसको अगर ना भी डालें उस प्लांट के अंदर तो चल जाएगा काम, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इसकी कमी हो गई ना, इसकी भी कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन फिर भी अगर इसकी कमी हो गई उस प्लांट के अंदर तो उस प्लांट के अंदर इसके उसमें इसका डिजीज़ रेजिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। इसके कमी से डिजीज़ हो जाएगी उस प्लांट के अंदर। अगर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी कर दी प्लांट के अंदर, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए कि अगर किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ जाती है या किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पड़ जाती है प्लांट के अंदर, तो प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है। ईच न्यूट्रिएंट हैज़ द डिफरेंट फंक्शन इन द प्लांट ग्रोथ। ये याद रखना, हर एक न्यूट्रिएंट का एक अलग काम होता है किसी भी प्लांट के अंदर। जैसे कि कैल्शियम जो है वो उसके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। किस तरीके से ग्रोथ में हेल्प करता है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कुछ रहते हैं ऐसे होते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं प्लांट के, और जैसे कि आपको मैं बताऊँ आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए। आयरन, मैग्नीशियम, ये सब तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल को बनाएंगे। आपको मालूम है क्लोरोफिल बनेगा तभी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आयरन ज़रूरी है, मैग्नीशियम ज़रूरी है प्लांट में क्लोरोफिल बनाने के लिए, और अगर इस आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो गई प्लांट के अंदर, है ना, आयरन और मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई इस प्लांट के अंदर, तो सोचिए कि प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से, तो प्लांट में फूड नहीं बनेगा, और प्लांट में फूड नहीं बनेगा तो प्लांट मर जाएगा। सीधी सीधी बात है, न्यूट्रिएंट की कमी प्लांट की ग्रोथ स्टॉप, प्लांट में भी प्लांट मर भी सकता है, प्लांट खत्म भी हो सकता है अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं प्लांट्स के लिए, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें पता लग जाता है देखने से। जैसे कि प्लांट्स की पत्तियाँ अगर पीली पड़नी शुरू हो जाएँ,
अगर प्लांट्स की पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएँ तो आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि पीली पड़ रही हैं पत्तियाँ, मीन्स प्लांट का ग्रीन कलर खत्म हो रहा है। प्लांट का ग्रीन कलर खत्म हो रहा है मीन्स प्लांट का ग्रीन कलर खत्म हो रहा है मीन्स प्लांट्स में क्लोरोफिल खत्म हो रहा है। प्लांट्स में क्लोरोफिल खत्म क्यों हो रहा है? प्लांट्स में क्लोरोफिल खत्म इसीलिए हो रहा है कि उसके अंदर या तो आयरन की कमी हो गई, या मैग्नीशियम की कमी हो गई, या नाइट्रोजन की कमी हो गई। तो किसी इन तीनों एलिमेंट्स की कमी की वजह से उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी कमी होने से देखिए पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो गई, पीली पड़ के धीरे धीरे गिरने लगेंगी, सारी पत्तियाँ पीली पड़ के गिर जाएंगी, प्लांट मर जाएगा। दैट इज द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि हमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स को कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है उसमें एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो फार्मर्स होते हैं, यानी कि किसान जो होते हैं, उन किसान को ये न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में डालना है ये भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हर कोई इन न्यूट्रिएंट्स को कितनी भी क्वांटिटी में नहीं दे सकता बेटा। प्लांट के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट होता है इन न्यूट्रिएंट्स का जो कि प्लांट को चाहिए होता है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कोई बीमारी हो सकती है प्लांट के अंदर, तो इनके ज़्यादा होने से भी प्लांट को दिक्कत हो सकती है। बात तो सुनिए बेटा, हमने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में भी प्लांट को ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, इनकी भी कमी अगर प्लांट के अंदर होगी तो प्लांट को डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा डल गए तो भी प्लांट मर जाएगा। प्लांट को तब भी मर जाएगा क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगा इन न्यूट्रिएंट्स का, तो भी प्लांट जो है वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी फार्मर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में डालना है और कब डालना है। ठीक है, तो ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। चलिए, तो हम लोग ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। फिर हम लोग ये सोचेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ से दिए जाते हैं प्लांट्स को। ये न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते कहाँ हैं, हम कैसे प्रोवाइड करें। देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑलरेडी सॉइल के अंदर होते हैं। तो समझे, आपने सॉइल के अंदर प्लांट को लगाया तो ये न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी वो प्लांट को सॉइल से मिलेंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? सॉइल के अंदर बेटा ये न्यूट्रिएंट्स इसलिए होते हैं कि सॉइल किससे बनी है? पत्थर से बनी है, रॉक से बनी है। रॉक्स यानी पत्थर, पत्थर में तो मिनरल्स होते हैं, सारे के सारे मिनरल्स यानी न्यूट्रिएंट्स। पत्थर के अंदर तो मिनरल्स होते हैं, ये कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे के सारे। पत्थरों के टूटने से ही तो सॉइल बनी है, ठीक है ना। वैदरिंग ऑफ रॉक्स जब होती है तभी सॉइल बनती है। तो पत्थरों के टूटने से सॉइल बनी है, नहीं पत्थरों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पत्थरों के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सब सॉइल में आ गए। दूसरी चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी एनिमल मरता है, जब कोई भी प्लांट मरता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। एनिमल बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ, प्लांट की बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ, बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन करके सिंपल सब्सटेंस बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ, डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ। तो बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हुआ, ऑब्वियसली हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। आपको समझ ना, सॉइल में मिक्स हो, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उनकी डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होने के बाद में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं जो कि प्लांट कंज्यूम करते रहते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। फिर भी आप देखिए, जब कभी भी हम लोग प्लांट को लगाते हैं तो हम लोग उसमें फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं या मैन्योर यानी कि खाद को डालते हैं। क्यों डालते हैं कि अगर सपोज़ किसी एलिमेंट की कमी होगी सॉइल के अंदर, किसी क्रॉप को, देखो किसी प्लांट को कोई एलिमेंट ज़्यादा चाहिए, किसी प्लांट को कोई एलिमेंट ज़्यादा चाहिए। सपोज़ हमने कहा कि सनफ्लावर को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है और जो रोज़ होता है गुलाब के फूल को, उसको नाइट्रोजन कम चाहिए होती है। तो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा, किसको कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये ही सारी नॉलेज होनी चाहिए फार्मर्स को कि किसको कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल से मिलेंगे, एयर से मिलेंगे, वाटर से मिलेंगे। सॉइल से मैंने आपको बताया सॉइल में मिनरल्स होते हैं क्योंकि सॉइल किससे बनी है? सॉइल तो पत्थरों से बनी है। एयर से, एयर में तो इतनी सारी गैसेस हैं, तो
एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यानी कि कार्बन मिल जाएगा। एयर से क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। और वाटर से क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें तो मिल गई इसको सॉइल, एयर और वाटर यानी कि एनवायरनमेंट से। अब भी और ज़रूरत पड़ रही है, अगर उसकी न्यूट्रिएंट्स की और ज़रूरत पड़ रही है प्लांट्स को, तो यूज़ किया जाता है मैन्योर्स। मैन्योर को यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? मैन्योर्स, जिसको कहते हैं खाद। और यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर वही होता है जो मैंने आपको भी बताया। मैन्योर्स होती है खाद, जो कि जो डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन होता है, प्लांट्स मर गए या गोबर की खाद बनाई जाती है मैन्योर्स में। आपने कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट सुना होगा। कंपोस्ट और एंड वर्मी कंपोस्ट, सुनिए बेटा, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट भी खाद होती है, आपने सुना होगा बेटा कंपोस्ट का नाम। तो ये जो कंपोस्ट होती है, ये जो कंपोस्ट होती है ना, कंपोस्ट क्या होती है बेटा? मैन्योर ही है, ये बनाई जाती है। आपके घर से किचन में से जो भी सब्जियों के छिलके या वेजिटेबल्स के छिलके या फ्रूट्स के छिलके, यानी कि अनियन या फिर वेजिटेबल पील या फिर फ्रूट पील, या घर के खाने का जो कुछ बचा हुआ खाना होता है, या कोई भी किचन में से खाने की चीज़ रह जाती है, बच जाती है, उसको आप क्या करते हैं? गड्ढा खोद देंगे। गड्ढा खोद के उसमें दबा देंगे, तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो उस खाने की चीज़ों का डिकम्पोजिशन कर देंगे और मैन्योर को बना देंगे। उस तरीके से बनी हुई मैन्योर कहलाती है कंपोस्ट। बात समझे? क्या कहलाती है? कंपोस्ट। यानी कि खाने की चीज़ों को आपने मिट्टी में दबा दिया तो वो कंपोस्ट बन जाएगी। और वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? वर्मी कंपोस्ट को बनाने में अर्थवर्म हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? अर्थवर्म। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी मैं लिखवाऊंगी आपको, वैसे अभी लिखवाती हूँ बेटा मैं आपको। अर्थवर्म की हेल्प से वर्मी कंपोस्ट होती है। यानी अर्थवर्म जो होते हैं मिट्टी में रहते हैं। केंचुए, जिसको बोलते हैं केंचुए, अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म यानी केंचुए मिट्टी के अंदर रहते हैं। फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है अर्थवर्म को। क्या कहा जाता है? फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये अर्थवर्म जो होते हैं ये मिट्टी में रहते हैं, और ये अर्थवर्म मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को ही अपनी बॉडी से निकालते हैं। इनका जो एक्सक्रीटा निकलता है ना इनकी बॉडी से, क्योंकि मिट्टी खाते हैं तो इनके एक्सक्रीटा में मिट्टी ही निकलती है, और वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करती है। बात को समझे? बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर। ये क्या करते हैं? यूँ जाते हैं मिट्टी के अंदर, यूँ आते हैं, यूँ जाते हैं, यूँ आते हैं, मिट्टी को खाते रहते हैं। इससे मिट्टी पोरस बन जाती है। पोरस यानी मिट्टी में पोर्स बन जाते हैं। मिट्टी में पोर्स बन जाएंगे तो इजीली एयर उसके अंदर जाएगा। प्लांट को एयर मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। तो अर्थवर्म जो है वो वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है बेटा, ये सभी चीज़ें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा पोर्शन है, बड़ा पार्ट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। थोड़ा सा लिखते हैं इसको बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। It refers to controlling the various aspects
of crop, various aspects of crop production for best yield, for best yield. Crop production management, crop production management include management of nutrients, irrigation and cropping pattern, and cropping patterns, cropping pattern, irrigation, nutrients. ठीक है, तो ये है बेटा। चलिए, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इट रिफर्स टू द कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फॉर बेस्ट यील्ड। अच्छी यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इन तीनों चीज़ों को लेना पड़ेगा। अच्छी फसल उगानी है तो इन तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने आपको बता दिया, इरिगेशन जिसको सिंचाई बोलते हैं, पानी देना बोलते हैं पौधों को, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न, ये दो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी हमने आपको ये समझाया, तो हम लोग पहला वाला ये वाला इसके बारे में लिखने जा रहे हैं। अब हम इसके बारे में लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया सारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वही सब हम इसमें लिखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसको लिखवाएंगे आपको। तो आपको याद रखना है, पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखेंगे जो हमने समझ लिया, फिर मैं आपको इरिगेशन समझाऊंगी, फिर मैं आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझाऊंगी। इरिगेशन जानते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न होता है किस तरीके से खेती करनी चाहिए, मतलब कि एक साल आप अपने फसल में कुछ और लगाइए, एक साल कुछ और लगाइए, किस किस तरीके से आप अपनी खेती को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। तो हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में लिखवा दूँगी। ठीक है, जो हमने अभी समझा है वही आपको